स्वागत है गाइस आप सभी का हॉटस्पॉट स्टडी चैनल में। मैं विहान जा फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। फिजिक्स में हम लोग अभी तक जो है यूनिट का चैप्टर खत्म कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर छोटा सा चैप्टर था, उसको हम जो है खत्म कर चुके हैं। कई लोगों का ये है कि जो है 10 दिन का बोला था सिलेबस, लेकिन इस हिसाब से चल रहा है कि एक दिन में दो लेक्चर लेकर के एक टॉपिक खत्म कर दें। तो देखिए ऐसा है, कहने को तो हम एक घंटे का या फिर लंबी सेशन ले सकते हैं, लेकिन उससे हो गया बर्डन टाइप का हो जाएगा और फिर वही जो अभी तक होता रहा इग्नोर मारते रहेंगे, छोड़ो यार इतना लंबा कौन देगा। छोटी वीडियोस में क्या रहता है, छोटा सा सेशन में क्या रहता है कि टॉपिक निकल भी जाता है और पता भी नहीं चलता है। वो आप देखेंगे एंड में कि हमने इतना कर ही लिया है। और 10 दिन का बोला है तो यकीन मानिए हम 10 दिन में ही सिलेबस को खत्म करेंगे। आज मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो है टेंशन आप ना ले कि स्लो चल रहा है या नहीं हो रहा है। आप बस देखिए क्या हो रहा है। मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। मोशन से पहले जो है दो क्वांटिटीज हमने शायद छोड़ दी फिजिकल क्वांटिटी में, उसको थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो फिर मोशन को हम पढ़ते हैं। जो पहली थी वो फिजिकल क्वांटिटी में एक था स्केलर और एक था वेक्टर। एक था स्केलर और दूसरा था वेक्टर। इसका डिस्कशन साइज जो है हम लोगों ने नहीं किया है, तो इसी का जो है चर्चा हम थोड़ा सा इस पे स्केलर और वेक्टर पे कर लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जब हम इसके बारे में बताएं, स्केलर क्वांटिटी के बारे में, जब हम किसी मैग्नीट्यूड के बारे में बताएं या फिर राशि के बारे में, ऐसी राशि के बारे में बताएं जिसको बताने पर जो है एक पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं, कि जिसको बताने के बाद सुनने वाले को और कुछ नहीं जानने की वो है। सपोज दैट किसी ने हमसे पूछ दिया कि आपका वेट कितना है, तो हमने कहा जी हमारा वेट जो है 60 किलो है, 70 किलो है, 75 किलो है, जो भी है कह दिया। तो एक अपने आप में जो है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा उसको इसमें और ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी को कहा गया है, सिंपल टर्म में मैं कह रहा हूँ, ये सबसे आसान रहेगा बताने का, जो कि जिसको बताने के बाद एक कुछ और जाने की वो नहीं रहे, वो है स्केलर क्वांटिटी। फिजिक्स की भाषा में बात करें, लैंग्वेज में बोलने की कहें, तो वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें एक क्वांटिटी हो, क्वांटिटी के जरिए बताया गया हो, तो वो हो जाता है आपका स्केलर। वेक्टर में क्या होता है, आपको क्वांटिटी तो बताना ही है, मात्रा तो बताना ही है, साथ में उसको डायरेक्शन भी बताना है कि क्या है। जैसे डायरेक्शन कैसे, जैसे हमने कहा किसी चीज पे हमने जो है 10 न्यूटन का बल लगाया है, तो अपने आप जो है इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, ये दिखा देता है कि ये अधूरा है, समझ में नहीं आया बल लगाया, कहाँ लगाया, किस में लगाया, किस दिशा में लगाया। तो इस प्रकार के सवाल अपने आप बन जाते हैं। इसकी कंप्लीट वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जब हम उस पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं या सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो वो जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो मैग्नीट्यूड के साथ जो है उसको जो है डायरेक्शन चाहिए, वो किस में चाहिए, वेक्टर में। और सिर्फ मैग्नीट्यूड किस में चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो चाहिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए आपको इसमें, मैग्नीट्यूड की बात होती है तो वो होती है सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड। और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ जो है डायरेक्शन भी कंपलसरी हो जाता है। डायरेक्शन भी जो है कंपलसरी हो जाता है। तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी, जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो, और जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात हो तो वो हो जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल ले लें, एक तो बता दिया वेट, दूसरा क्या हो सकता है, वॉल्यूम। सपोज हमने कहा कि यार इस बोतल में कितना पानी आ सकता है, तो आपने कहा 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, कंप्लीट है, और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है कि भाई पानी मीठा है नहीं है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हमने पूछा कितना पानी आएगा, आपने कहा कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर जो है, तो ये हो गया आपका जो है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या है, फोर्स हो गया, फोर्स है, और क्या है, वेलोसिटी है, ये सब क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? तो ये था जो हमसे छूट गया था, उसको हमने आज चर्चा कर लिया। अब आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। मेन चैप्टर है हमारा मोशन। मेन चैप्टर हमारा क्या है, मोशन। समझ में आ रही बात? मोशन, गति, हिंदी में इसको गति कहते हैं। किसे कहेंगे गति? गति को कैसे समझेंगे
थोड़ा सा इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। गति देखो, मैंने ये दो लाइन है, सपोज दैट ये दो लाइन है, बराबर लाइन है, ये दो लाइन बराबर है, एक ही दिशा में है, तो ये दोनों लाइन आपस में जो है गति कैसा है, कौन क्या है, क्लियर नहीं बता पाएंगे। इससे जो एक नहीं, तो एक एग्जांपल, जैसे क्लियर नहीं आ रहा, एक एग्जांपल और देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन है और दूसरा ट्रेन है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही स्पीड से जा रहे हैं, एक ही स्पीड से जा रहे हैं, तो एक ही स्पीड से जा रहे हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो पता नहीं लग पाएगा जब इसमें बैठा हुआ व्यक्ति जो है, इस ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति इस ट्रेन को देखेगा, इस ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति इस ट्रेन को देखेगा, और एक ही डायरेक्शन है और एक ही स्पीड है, तो कंफ्यूजन मिलेगा कि हम हैं कि नहीं मोशन में, हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं मोशन में। ये अक्सर होता है, आपने देखा होगा। तो वो क्या करेगा, अपनी बाईं ओर देखेगा, ये अपनी बाईं ओर देखेगा, यहाँ वाला व्यक्ति, और ये अपनी बाईं ओर देखेगा, ओ यहाँ पे दिखेगा, अच्छा अच्छा मोशन में हम, यहाँ से पता चलेगा कि मोशन में। तो यहाँ से पॉइंट समझ में क्या आता है कि मोशन के लिए जो है हमको दूसरा पॉइंट, दूसरा एंगल देखना जरूरी होता है, दूसरा चीज जो है देखना वो जरूरी होता है, तभी जाकर के समझ में आएगा कि हम मोशन में हैं कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है। जब एक चीज के बदले में दूसरा चीज जो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, सपोज दैट, अब ट्रेन का एग्जांपल, एक और ट्रेन के एग्जांपल से और समझते हैं। दिल्ली से बिहार, यूपी बहुत जाते रहते हैं, तो ट्रेन की सफर होता है, उसी से और समझते हैं। कैसे स्टेशन पे ट्रेन जो है खड़ा रहता है, स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट किया, तो कभी कभी तो पता चला, झटका इतना तेज का लगता है कि पता महसूस हो जाता है कि ट्रेन जो है स्टार्ट हो चुका है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतना स्मूथली स्टार्ट होता है कि पता ही नहीं चलता है ट्रेन मोशन में है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बगल में झांकते हैं, अच्छा स्टेशन जो है, लोग जो है इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, तब मालूम एहसास होता है, अच्छा ट्रेन जो है मोशन में। तो ये था मोशन। मोशन के लिए है दूसरे के मुताबिक जो है, पहला चीज अगर पोजीशन बदल रहा है तो वो होता है मोशन, ये होता है मोशन। मोशन को हम ऐसे समझ सकते हैं। समझ में आ रही बात? यही कह रहा था कि ये दो लाइन बराबर हैं, सेम दिशा में बराबर में, तो कौन किस मोशन में कहाँ क्या है कुछ एहसास नहीं हो पाएगा। वहीं पे अगर दो लाइन ऐसा है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तब साफ पता चल जाएगा कि कौन किससे आगे है, कौन कितना क्या है। समझ में आ रही बात? ये थी मोशन। मोशन क्यों करते हैं, एक जनरल सी बात निकल के आती है। मोशन हम क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, दूरी तय करने के लिए। भाई यहाँ से यहाँ आ गया मैं, ये मोशन हो गया, फिर वहाँ से वहाँ चले गए, फिर मोशन हो गया। ये मोशन। मोशन क्या करते हैं, दूरी तय करने के लिए। यहाँ से एक डेफिनेशन और क्या मिलती है, दूरी की। दूरी की वो क्या मिलती है कि सपोज दैट एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। समझ में आ रही बात? ये है दूरी। समझ में आ रही बात? ये है दूरी। दूरी से ही एक डेफिनेशन और निकल के जाती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट की। दूरी सपोज दैट ये यहाँ से 1 किलोमीटर था, यहाँ से बी से सी 2 किलोमीटर है। अब एक आइडियल जो होगा वो यहाँ से, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन को, ये वाला जो है रास्ता चुनेगा। लेकिन एक हमारे और आपके जैसा बिल्कुल टाइम बचाने की सोचेगा। समझ में आ रही? तो वो क्या करेगा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तय कर लेगा। इससे मतलब क्या समझ में आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम समय में दूरी तय करना, वही होती है डिस्प्लेसमेंट। एक जनरल सा डेफिनेशन। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन जो है इसमें आते रहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को समझना इसलिए भी जरूरत है। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे हम कि कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट से बन जाते हैं। कि डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो कब होगा, कब हो जाता है जीरो, एक कंडीशन हम देख लेते हैं। सपोज दैट एक आदमी यहाँ है और एक दो है, ये यहाँ से यहाँ गया और फिर ये वापस आ गया। डिस्टेंस तो तय कर लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो है इसका जीरो हो गया। समझ में आ रही बात? डिस्प्लेसमेंट जो है इसका जीरो हो गया। तो ये है कुछ कंडीशंस इसके डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने का। तो ये था मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब जो टॉपिक आता है वो है मेन टॉपिक, वो है मोशन के नियम, गति के नियम, जिसको दिया है न्यूटन साहब ने। लॉज ऑफ मोशन ये पढ़ेंगे। क्या है लॉज ऑफ मोशन, ये देखते हैं पहले। लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या टर्म बनेगा वो देखेंगे। लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम सब जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, किसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन?
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, यहां से इनर्शिया का टर्म मिलता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, या लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ गैलीलियो। समझ में आ रही बात? लॉ ऑफ गैलीलियो नहीं, इनर्शिया का टर्म कहते हैं, इसलिए लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं। और न्यूटन साहब ने फिर इस पे गैलीलियो और न्यूटन साहब दोनों ने मिलके इस पे जो है अपनी अपनी परसेप्शन दी, तो दोनों का नियम आता है। अच्छा, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? हम सब जानते हैं कि कोई चीज जो, अच्छा इनर्शिया को पहले समझते हैं। इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व, हिंदी में इसको जड़त्व कहते हैं। क्या होता है इनर्शिया? कोई चीज वस्तु की अपनी एक टेंडेंसी होती है, या तो फिर वो अपने रुकी हुई अवस्था में रहेगी, या फिर अपनी गतिमान अवस्था में रहेगी, या तो रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी। इस कंडीशन को जो है इनर्शिया कहा गया। और लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया है कि कोई चीज गतिमान है, मोशन में है, तो वो हमेशा उसी में रहेगी जब तक, कब तक उस पर जो है एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। समझ में आ रही बात? कि कोई चीज जो है अगर गतिमान है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। जैसे एक बॉल है, टेबल पे हम उसको रोल करते हैं, वो रोल होती रहती है, लेकिन फिर दिमाग में ये भी आता है कि कुछ समय बाद वो बॉल रुक भी जाता है, तो वो एक अलग मैटर है। वो फ्रिक्शन हम अलग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में कि फ्रिक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। किसी चीज़ को रोकने के लिए सिर्फ यही काम नहीं है, इनर्शिया यही नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स में दो तीन चीज़ें आती है। एक आता है फ्रिक्शन जो मेजर होता है, दूसरा आता है एयर, पहला आता है फ्रिक्शन, दूसरा आता है एयर, और तीसरा आता है ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। किसी चीज को एक्सटर्नल फोर्स में ले सकते हैं उसको, समझ। जैसे साइकिल चलाते चलाते पैडल छोड़ दीजिए, पैडल मारना छोड़ दीजिए, फिर भी एक टाइम तक आप मोशन में रहेंगे। अगर एयर जो है, हवा का रुख जो है विपरीत में नहीं है, सपोज दैट आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हवा इस डायरेक्शन से नहीं आ रही, हवा इसी डायरेक्शन से जा रही है, तो भी आप मोशन में रहेंगे। इस डायरेक्शन से आ गई तो हो गया, रुकने का चांसेस बन जाएगा आपका। और दूसरा क्या था? फ्रिक्शन कैसे? टायर है ना, टायर के नीचे जमीन, उनके बीच में फ्रिक्शन, वो फोर्स लगता रहता है, ये भी है। ग्रेविटी भी लगता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में लगता है। तो रुकने के तीन कारण हैं। अच्छा, न्यूटन साहब ने कहा, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, और इस पे लेटेस्ट कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और बन रहे हैं वो भी देख ही लेते हैं। कि न्यूटन साहब ने क्या कहा कि कोई चीज जो है गतिमान अवस्था में रहेगी, कब तक? जब तक उस पर हम एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाए। इसी बात को ध्यान में रख करके एलन मस्क, हम सब जानते हैं 21वीं सदी का इंडस्ट्रियल औद्योगिक, 21वीं सदी का उनको मैजिशियन भी कहा जाए तो वो बड़ी बात नहीं है। क्या किया उन्होंने इस सिद्धांत से, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर तो चर्चा करेंगे। हाइपरलूप ट्रेन का नाम सुना होगा आपने, एलन मस्क साहब की देन है। उन्होंने क्या कहा कि न्यूटन साहब ने क्या ही रखा कि कोई चीज जो है मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो उन्होंने क्या किया, एक हाइपरलूप ट्रेन बना दिया। हाइपरलूप ट्रेन क्या है कि ट्यूब जैसा एक बना रहता है जो कि बंद रहता है, समझ में आ रहा है? एक ऐसा करके रहता है, और उसका स्ट्रक्चर आप देख लेना, और बीच में जो है बक्सा जैसा एक गाड़ी बनी रहती है, गाड़ी बोल सकते हैं, फिलहाल उसको गाड़ी बोल लीजिए। ये है हाइपरलूप ट्रेन। इसमें क्या होता है? अच्छा, रुकने के लिए मैंने बताया तीन चीज चाहिए, पहला चाहिए फ्रिक्शन, दूसरा चाहिए आपको एयर, और तीसरा चाहिए ग्रेविटी। तो रुकने के लिए तीन चीज चाहिए। अब रुकेगी कब? जब इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, हाइपरलूप फ्रिक्शन इसका कम किया जाएगा। तो हम मैग्नेट का एक प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं कि जब सेम साइड ये होता है ना, ये नॉर्थ, जब ये सेम आता है तो ये कभी जो है चिपकते नहीं है, ये हमेशा दूर भागते हैं। तो यही किया उन्होंने कि यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया, जिससे जो है फ्रिक्शन को खत्म कर दिया। और क्योंकि ये ट्यूब के अंदर है तो जिसके कारण एयर को भी उन्होंने खत्म कर रखा है, और ग्रेविटी को रखा गया है। ग्रेविटी नहीं रखेंगे तो रुकेगी नहीं। फिर जो जिस मकसद से बनाया है, मेन मकसद है कि ट्रैफिक को कम करना, और जो है ट्रांसपोर्ट में जो है ये क्या बोलते हैं, गैसेस जो है, विभिन्न प्रकार की जो फ्यूल्स हैं, इनमें इनको कम करना, और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को ज़्यादा डेवलप करना। इसका इंडिया में भी बन रहा है। तो मेन मकसद यही है, क्या कहते हैं, ग्रेविटी कम काम रोकने में काम करता है। रुकने के लिए एक चीज़ और है, यहाँ पीछे से पंखा दिया हुआ है,
पंखा ही उसको स्टार्ट करने में ही यूज होता है और उसको रोकने में। स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, पंखा स्टार्ट होता है, प्रेशर बनाता है, उससे स्टार्ट होती है, रोकने के लिए रिवर्स में घूमना शुरू हो जाती है जिससे रुक जाती है। तो ये था, ये है हाइपरलूप। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो हाइपरलूप ट्रेन है ये न्यूटन के किस लॉ से आता है, न्यूटन के किस सिद्धांत में काम करता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे ही काम करता है ये हाइपरलूप। समझ में आ रही है? और क्या कुछ इंडिया में भी ये बन रहा है और एशिया में है, ये दूसरी कंट्री है, दुबई के बाद जो है ये दूसरा कंट्री है जहाँ पे हाइपरलूप ट्रेन आ चुका है। अभी तक वो काम चल रहा है, पैंडेमिक के कारण सब रुका पड़ा है, नहीं तो चर्चा में जरूर आता कि हम बुलेट ट्रेन जैसा चर्चा था, इसका भी चर्चा होता ही। तो ये था जो पता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बहुत लेटेस्ट है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है मस्क साहब को लेकर के, 4-5 कंपनी के हम जो है वो सीईओ हैं मेरे ख्याल से, 3 तो ध्यान में है, 2 ध्यान में नहीं है, जैसे कि एक है न्यूरालिंक, एक है स्पेस एक्स, एक है टेस्ला। तो ये तो 3 ध्यान में है और सबका अपना अपना, न्यूरालिंक का अलग काम है और इसका स्पेस एक्स का अलग काम है और टेस्ला का अलग काम है। स्पेस एक्स टेस्ला तो बहुत चर्चा में, तो हो सकता है आप लोगों के ध्यान में हो, ये भी न्यूरालिंक भी उन्हीं की कंपनी है, स्पेस एक्स तो है ही, और ये हो गया टेस्ला। तो ये था लेटेस्ट में जो पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। अच्छा, 1-2 एग्जांपल और देखें अगर मोशन का, तो इसको और बढ़िया से समझने की कोशिश करें। अच्छा, क्या हो सकता है? गाड़ी वाला एग्जांपल हम सब लोग जानते ही हैं। क्या है गाड़ी का एग्जांपल कि गाड़ी में हम लोग बैठे रहते हैं, अचानक ब्रेक लगा, हम हिल जाते हैं। तो यही है, हम लोग रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, लेकिन गाड़ी तो गतिमान स्थिति में है ना, तो वही है। और ड्यू टू इनर्शिया जो है, इनर्शिया के कारण जो है वो रेस्ट पोजीशन को अपोज करते हैं, जिसके कारण हम लोग हिल जाते हैं। तो वही है। एक एग्जांपल और क्या हो सकता है इसका, डेली लाइफ से अगर सोचो क्या हो सकता है? कभी आपने कारपेट झाड़ा है लट्ठी से, या फिर ऐसे 2 आदमी मिलकर के उसको ऐसा किया है, उसमें देखो जैसे हिलाते हैं, उसको शॉक करते हैं, तो वो उसमें से जो है डस्ट के कण जो है, पार्टिकल जो है वो उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? वही है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, और वो उस रेस्ट पोजीशन में उसको जो है हिलाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको अपोज करता है, जिसके कारण जो है डस्ट जो है उड़ जाती है, झड़ जाती है। समझ में आ रही बात? तो यही है। और भी कई कारण है, पेड़ से पत्ता का गिरना, और भी बहुत सारे रीजन है, तो इसको बहुत चर्चा हो, बहुत लेंथी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या था, जो लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकता है वो बता दिया, बाकी तो लॉ ऑफ मोशन और उदाहरण हम सब जानते ही, यही था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस पे डिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर ऑप्शन में जो इनर्शिया दिया हुआ है, तो आंख मूंद करके इनर्शिया पे टिक मार लेते हैं, लेकिन इनर्शिया जो है गैलोली ने फिर मास के लिए भी कहा है, इनर्शिया जो है टोटली डिपेंड करता है मास पे। तो अगर बल एक तरफ दे दिया, फोर्स एक तरफ दे दिया, कुछ एक तरफ दे दिया, इनर्शिया एक तरफ दे दिया, मास, तो आप मास पे टिक मारिए। समझ में आ रही बात? ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, ये बने हैं, गलती की है, इसलिए आपको बता रहा है कि गलती ना करें, यही बात। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम सब जानते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, वहां से जो है फोर्स की डेफिनेशन आती है। क्वेश्चन ये बना था 18 या 17 में एसएससी के एग्जाम में कि फोर्स की डेफिनेशन जो है न्यूटन के किस लॉ से आती है, तो वो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आती है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आती है। क्या आती है कि F इज इक्वल टू होता है m। किसी वस्तु पे जो है फोर्स जो है, उस वस्तु पर फोर्स जो है, उस वस्तु पर उसके द्रव्यमान और एक्सेलरेशन यानी त्वरण, मास और एक्सेलरेशन का जो है गुणनफल के बराबर होता है। लगने वाला बल जो है उस वस्तु पर, उस वस्तु के द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है, भार कितना है, और उसका त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम जो है क्या है, उसके बराबर होता है फोर्स। यही से जो है ये नियम है। लेकिन क्वेश्चन कैसे बन जाता है वो बताया गया कि फोर्स की डेफिनेशन यहाँ से मिलती है, दूसरा फोर्स का यूनिट क्या होता है वो बन जाता है न्यूटन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बन रहे हैं, ये था बने हैं, वो बताया वो था। थर्ड क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो बहुत फेमस है और हम सब भी जानते हैं भैया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है
थर्ड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं कि जितना एक्शन करेंगे हम एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना एक्शन करेगी, दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर उतना ही उसका रिएक्शन करेगा, यानी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ये कह सकते हैं हम कि एक्शन जो होता है रिएक्शन के बराबर होता है, या रिएक्शन जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन भी होगा। समझ में आ रही बात? रिएक्शन भी उतना ही होगा। अच्छा, इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कभी आपने पत्थर दीवार पर मारा है तो दर्द होता है। क्यों होता है दर्द? यही कारण है कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं दीवार पर, दीवार के द्वारा भी उतना ही फोर्स लग रहा है हमारे हाथ पर। तो यही कारण है कि हमारे हाथ में दर्द होता है। और क्या हो सकता है? तैरना हम जानते हैं, जितना हम पानी को पीछे धक्का देंगे उतना हम आगे फ्लुएंटली तैर पाएंगे। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है। हेलीकॉप्टर का उड़ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है कि जितना तेज पंखा चलेगा उतना जो है फोर्स पैदा होगा, उतना जो है हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ेगा। रॉकेट प्रपल्शन एक है, रॉकेट प्रपल्शन जो है एक है, वो भी इसी थ्योरी पे काम करता है कि देखा होगा कैसे वो ऊपर जाता है। कभी सोचा आपने वो कैसे ऊपर जाता है? कि जितना तेजी से वो उसका फ्यूल नीचे आता है, वो जितना नीचे से आता है वो रॉकेट उतनी तेजी से ऊपर उठता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ये सब जो है एग्जांपल्स हैं। ये तो हो गए थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको हिंदी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यही वही है कि एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाया जाएगा, दूसरा वस्तु द्वारा भी प्रथम वस्तु पर उतना ही बल लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। पहला वस्तु अगर इस दिशा में बल लगा रहा है तो दूसरा वस्तु इस दिशा में बल लगाएगा। समझ में आ रही बात? हमने ऐसे लगाया बल, तो ये हम पे इधर की इस दिशा, इस उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाएगा। तो ये है इम्पोर्टेंट कि डायरेक्शन क्या होती है। तो ये था मोशन। इसको लॉ ऑफ मोशन में हमने अभी इतना ही 2-3 टॉपिक और है, ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं वीडियो को, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। 2-3 टॉपिक क्या है वो कल की क्लास में चर्चा करेंगे। शॉर्ट वीडियोस रखने का यही है कि जितनी छोटी रहेगी उतना अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको सिर्फ सिलेबस पूरा के उस सिलेबस को कंप्लीट करने की होड़ मिलेंगी। तो यही कारण है कि शॉर्ट रहते हैं। 18 से 20 मिनट मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, ताकि दूसरा विषय भी हम देख लें। और 10 दिन में ही सिलेबस खत्म होगा, उसका टेंशन आप लोग बिल्कुल ना लें। आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी कल इसमें 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है, उस पर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कैसे काम करता है। तो इस पे रहेगा हमारा अगला लेक्चर। बस कल मिलते हैं फिर इस टॉपिक को लेके। थैंक यू सो मच गाइस।